अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड नंबर 3। एपिसोड का नाम है सेकंड ऑफ हिज नेम। ये टाइटल उन लोगों के नाम के साथ लगाया जाता है जिनका नाम किसी मशहूर शख्सियत के नाम पर रखा गया हो। एपिसोड की शुरुआत होती है एक शख्स के चीखने चिल्लाने से। उसके हाथों पर कीलें गाढ़ी जा रही हैं। ये शख्स चिल्ला रहा है और कह रहा है, तुम लोगों का खात्मा करने के लिए जल्द ही मेरे साथी आ जाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में डेमन टारगेरियन और कॉर्लिस वेलेरियन ने हाथ मिला लिए थे। उन्होंने मिलकर क्रैब फीडर को तहस नहस करने की ठान ली थी। उस बात को करीब 3 साल बीत चुके हैं। आगे एपिसोड में हम देखेंगे कि इस क्रैब फीडर को ग्रे स्केल की बीमारी है। इस बीमारी से लड़ते हुए हम शीरीन बराथियन को देख चुके हैं, जोरा मॉर्मॉन्ट को देख चुके हैं। तो ये बीमारी अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की दुनिया में सदियों पहले भी थी। हमें आसमान में एक ड्रैगन दिखता है जो कैराक्सिस है। इस पर डेमन सवार है। इस शख्स को लगता है कि डेमन उसकी मदद करने के लिए आया है, मगर ऐसा नहीं होता। ड्रैगन जब मैदान में उतरता है तो उसका पैर इस शख्स के ऊपर पड़ता है। क्रैब फीडर और उसके साथी ड्रैगन से बचने के लिए गुफाओं में छुप जाते हैं। डेमन और उसके ड्रैगन पर इधर उधर से तीर बरसाए जाने लगते हैं। कैराक्सिस के पंख शील्ड का काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक तीर डेमन को जाकर लगता है। कैराक्सिस चीखता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये तीर कैराक्सिस को खुद लगा हो और वो अपने राइडर को बचाने के लिए वहां से उड़कर चला जाता है। इसके साथ ही इस एपिसोड के क्रेडिट्स आते हैं और हमें छोटे छोटे सिंबल्स दिखाए जाते हैं। हमें खून तैरता हुआ दिखता है। तो एक्चुअली ये हाउस ऑफ द ड्रैगन के जो अलग अलग लोग हैं और किस तरह से इनका वंश आगे बढ़ा है उसका सिंबल है। शुरुआत होती है एगॉन टारगेरियन से, उनके सिंबल से, और यहाँ पर आपको ताज भी दिख रहा होगा। तो वो राजा थे और उसके बाद जैसे जैसे उनका वंश आगे बढ़ा वैसे ही क्रेडिट्स में हमें अलग अलग सिंबल दिखाए गए हैं। चलते हैं किंग विसेरस के पास, जो अपनी नई जिंदगी में काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनकी शादी हुई है एलिसेंट हाईटावर से, जो एक ज़माने में रेनेरा की दोस्त थी। ये राजा हमेशा से चाहते थे कि उनका एक बेटा हो और ये मनोकामना पूरी हो चुकी है। बल्कि एलिसेंट दोबारा से प्रेग्नेंट है और ऐसा लग रहा है कि विसेरस जैसा चाहते थे कि उनका वंश उनके बेटे के जरिए आगे बढ़े, लग रहा है कि वैसा ही होगा। उन्होंने अपने बेटे का नाम एगॉन द कॉन्करर पर रखा है, तो इसका नाम भी एगॉन है। इस एपिसोड का नाम सेकंड ऑफ हिज नेम था, तो टाइटल कैरेक्टर इस एपिसोड का एगॉन ही है, ये प्यारा सा बच्चा। इसका दूसरा बर्थडे है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशंस चल रहे हैं और बहुत अलग अलग लॉर्ड्स आए हुए हैं जो इस खुशी को मना रहे हैं, राजा के साथ बांट रहे हैं। यहाँ पास में ही हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाईटावर खड़े हैं और उनके साथ उनके भाई भी हैं, जिनका कहना है कि राजा जल्द ही एगॉन को, यानी कि हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाईटावर के पोते को उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ऑटो कहता है कि ऐसा नहीं है, किंग विसेरस को रेनेरा पसंद है और उन्होंने रेनेरा को इस काम के लिए चुना है। हालांकि ऑटो के भाई का कहना है कि तुम्हें राजा को एहसास दिलाना चाहिए उनका बेटा यानी कि एगॉन द टू इस काम के लिए बेहतर होगा, यानी कि राजा बनने के लिए रेनेरा से बेहतर ऑप्शन होगा। किंग विसेरस को इन सब चीजों से मतलब नहीं है, उनका बस अच्छा वक्त चल रहा है, वो खुश हैं। तभी यहाँ पर एक लैनिस्टर आता है जिसका नाम है टाइलैंड लैनिस्टर। फिलहाल वो राजा के स्मॉल काउंसिल में मास्टर ऑफ शिप्स की भूमिका निभा रहे हैं। इस पोजीशन पर पहले लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन थे और आपको याद ही होगा कि कॉर्लिस ने राजा से कितनी बार क्रैब फीडर की शिकायत की और उस पर चढ़ाई करने की बात की। तो फिलहाल जो नए मास्टर ऑफ शिप्स हैं यानी कि टाइलैंड लैनिस्टर, वो भी राजा को कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, बता रहे हैं कि इनका कितना नुकसान हो रहा है। राजा का मूड अच्छा है, वो इन सारी बातों में नहीं पड़ना चाहते। उनका कहना है कि हम इतने वक्त रुके हैं तो 3 दिन और रुक सकते हैं इस बारे में बात करने के लिए। टाइलैंड लगातार विसेरस को क्रैब फीडर से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन राजा का ध्यान लगा हुआ है इस बात पर कि उनकी बेटी रेनेरा कहाँ है। क्वीन एलिसेंट हाईटावर अपनी पुरानी दोस्त रेनेरा को ढूंढते हुए जाती हैं गॉड्सवुड में। इस जगह का गेम ऑफ थ्रोन्स की किताबों में काफ़ी जिक्र है। कई साल पहले वेस्टरॉस पर जब फर्स्ट मैन रहा करते थे तब वो गॉड्सवुड के पेड़ों को पूजा करते थे। इसके अंदर चिल्ड्रन ऑफ मैन रहा करते थे और कहा जाता है कि इस पेड़ के अंदर जादुई ताकतें रहती हैं। वक्त के साथ साथ वेस्टरॉस से ओल्ड गॉड्स का नामो निशान मिटता गया और जो रिलीजन ऑफ 7 है वो हावी होता गया।
ऐसे में ओल्ड गॉड्स के जो पेड़ थे यानी गॉड्स वुड ट्रीज, इन्हें काट दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पेड़ हैं वेस्टेरोस में जिन्हें बख्श दिया गया और इन जगहों पर नॉर्थ के लोग आकर पूजा कर सकते हैं, यहाँ पर वक्त बिता सकते हैं। फिलहाल इस पेड़ के पास रेनेरा बैठी हुई है, किताबें पढ़ रही है और एक शख्स यहाँ पर उसका दिल बहलाने के लिए गाने गा रहा है। रेनेरा उसे एक ही गाना बार बार गवा रही है। तभी यहाँ पर एलिसेंट पहुंचती है, जिसे देखकर वो गायक चुप हो जाता है। रेनेरा चाहती है कि वो गाता रहे और एलिसेंट उसे चुप करवा रही है। इन दोनों के बीच जो पावर स्ट्रगल है हमें वो नजर आएगा। आपको याद होगा कि एलिसेंट और रेनेरा ने इसी पेड़ के नीचे बहुत वक्त बिताया है जब ये दोस्त हुआ करती थी। एलिसेंट रेनेरा को कह रही है कि एगॉन का आज दूसरा बर्थडे है, हम सब रॉयल हंटिंग के लिए जा रहे हैं और राजा चाहते हैं कि रेनेरा भी इस मौके पर हमारे साथ हो। रेनेरा का कहना है कि मेरा वहां जाना जरूरी नहीं है, पर क्वीन एलिसेंट बताती है कि राजा खुद ऐसा चाहते हैं। रेनेरा के पास राजा की नाफरमानी करने का ऑप्शन नहीं है, तो वो इस हंटिंग ट्रिप पर जाने के लिए राजी हो जाती है। राजा अपने लाओ लश्कर के साथ जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको नजर आएगा कि कितने सारे लोग इस राजा के साथ हंटिंग के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली जब भी रॉयल हंटिंग की बात होती है तो बहुत सारे लॉर्ड्स भी इस मौके पर शामिल होते हैं। ये एक तरह का फेस्टिवल या सेलिब्रेशन समझ सकते हैं जो कुछ खास मौक़ों पर ही होता है। इनफैक्ट गेम ऑफ थ्रोन्स के सीज़न 1 के सेकेंड एपिसोड में हमें इस तरह की रॉयल हंटिंग दिखाई गई थी जब राजा खुद शिकार पर निकले थे। हालांकि तब गेम ऑफ थ्रोन्स का बजट बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इसीलिए बस राजा को उसके कुछ खास लोगों के साथ जंगल में चलता हुआ दिखाया गया था और रॉबर्ट बराथियन बस शराब पी रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन ने राजा की रॉयल हंटिंग के साथ पूरा इंसाफ किया है और काफ़ी पैसा लगाया है सेट्स को बनाने के लिए, बस इन कुछ सीन्स को दिखाने के लिए। खैर, राजा अपनी रानी के साथ, बेटी के साथ, बेटे के साथ एक कैरेज के अंदर बैठा हुआ है और कह रहा है कि भाई कितना अच्छा लग रहा है, पूरी फैमिली एक साथ एंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन इनके बीच जो एंगल है उसको देखकर साफ महसूस हो जाएगा कि ये लोग कंफर्टेबल नहीं हैं। बातचीत के दौरान रेनेरा एलिसेंट से कहती है कि भाई तुम प्रेग्नेंट हो और इस हालत में तुम्हें जंगलों में आना चाहिए था क्या। एलिसेंट इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं है, उसे लग रहा है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। इस दौरान राजा रेनेरा से बॉन्ड करने की कोशिश करता है, उसे कहता है कि तुम भी हमारे साथ शिकार पर चलना। लेकिन रेनेरा का मानना है कि उसे इन चीज़ों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो मरते हुए चीखते हुए जानवरों की आवाज़ नहीं सुनना चाहती। इसके बाद बात घूम फिर कर रेनेरा की शादी पर आ जाती है। राजा का कहना है कि तुम जल्द ही खुद माँ बनोगी और बच्चे पैदा करोगी और मुझे दादा बनाओगी। रेनेरा अगेन इंटरेस्टेड नहीं है। जब इनका कारवां अपनी डेस्टिनेशन पर रुकता है और राजा अपने बेटे के साथ बाहर निकलते हैं तो लोग काफ़ी खुश होते हैं, ये लोग राजा को वेलकम कर रहे हैं। लेकिन रेनेरा अंदर बैठी हुई है, उसे पता है कि ये सारा वेलकम, ये सारा साजो सामान, ये सारे लोग सिर्फ राजा के बेटे के लिए आए हैं, रेनेरा के लिए नहीं। यहाँ टेंट वगैरह पूरे लग चुके हैं, बहुत सारे लॉर्ड्स और लेडीज़ मौजूद हैं। कुछ लेडीज़ गपशप कर रही हैं और कुछ ऐसी खतरनाक स्टोरीज भी सुना रही हैं जो उन्होंने इधर उधर से सुनी हैं। जैसे ये कि क्रैब फीडर ने वेस्टेरोस की एक लेडी को किडनैप कर लिया था और फिर उन पायरेट्स ने उसे एक ब्रॉथल में बेच दिया। यहाँ हम लेरिस स्ट्रॉन्ग से भी मिलेंगे। ये लाइनल स्ट्रॉन्ग यानी कि मास्टर ऑफ लॉज के बेटे हैं। यहाँ पर रेनेरा भी पहुँचती है और उसे कन्फ्रंट किया जाता है। इशारों इशारों में ताना मारा जाता है। कहा जाता है कि डेमन टारगेरियन क्रैब फीडर से निपटने की कोशिश कर रहा है मगर उसमें नाकाम है, और साथ ही साथ उसे पूछा जाता है कि तुम इस बारे में क्या जानती हो। रेनेरा का कहना है कि मेरी बहुत वक्त से अपने अंकल से बातचीत नहीं हुई है, तो मुझे इस जंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन लेडीज़ की बातचीत से, इनके ताने से ऐसा लगता है कि ये भी रेनेरा को राजा के उत्तराधिकारी के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाई हैं। क्वीन एलिसेंट यहाँ पर अपनी पुरानी दोस्त का साथ देती हुई दिखती हैं और कहती हैं कि भाई डेमन ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और अपना रास्ता चुना है, रेनेरा बिल्कुल सही उत्तराधिकारी है। यहाँ पर मौजूद लेडी रेडविन जो हाई गार्डन की लेडी हैं, उनका कहना है कि राजा को क्रैब फीडर के पास अपनी आर्मी भेजनी चाहिए और उसका नामो निशान मिटा देना चाहिए। रेनेरा ताने सुनने के मूड में नहीं है। वो कहती है कि भाई जिससे जो हो सकता है वो कर ही रहा है, आप क्या कर रही हैं? यहाँ पर बैठकर केक खा रही हैं, यही योगदान दे रही हैं।
अच्छा, राजा के शिकार के लाव लश्कर के साथ आपको कुछ मेस्टर्स भी नजर आएंगे। आपको याद होगा कि राजा को किसी खास तरह का इन्फेक्शन हो गया है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था और इन्फेक्शन की जगह बीमारी शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे कुछ लोगों को एतराज़ है। तो मैं यहाँ पर ठीक कर लेती हूँ, राजा को कोई बीमारी नहीं है, उनको एक तरह का इन्फेक्शन है जिसका मेन रीज़न आयरन थ्रोन है। राजा विसरस आयरन थ्रोन पर बैठते हुए कंफर्टेबल नहीं होते और गेम ऑफ थ्रोन्स की किताबों में ये बात मेंशन है कि आयरन थ्रोन पर बैठने का एक खास पोस्चर है। जब आप उस खास पोस्चर में बैठेंगे सिर्फ तभी आपको चोट नहीं लगेगी। सिंबॉलिकली ये भी कहा जाता है गेम ऑफ थ्रोन्स की किताबों में कि जो भी राजा इस आयरन थ्रोन पर बैठकर जख्मी होता रहता है, उसे कट्स लगते रहते हैं, वो सही राजा नहीं होता। अब पता नहीं राजा विसरस के साथ जो ये हो रहा है वो सिर्फ इत्तेफाक है या फिर ये जो मान्यता चली आ रही है कि आयरन थ्रोन पर जो राजा खुद का ख्याल नहीं रख सकता वो जनता का क्या ध्यान रखेगा, उस बात में कोई दम है। रेनारा को इस माहौल में घुटन हो रही है, इसीलिए शायद सांस लेने के लिए वो बाहर गई है, मगर यहाँ भी उसे परेशान करने के लिए लोग आ गए हैं। एक शख्स यहाँ पर मौजूद है जो अपना नाम जेसन लैनिस्टर बता रहा है, लेकिन इसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। इसके जुड़वा भाई को हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। वो मास्टर ऑफ शिप्स हैं, उनका नाम है टाइलन लैनिस्टर। तो जेसन लैनिस्टर रेनारा से फ्लर्टिंग स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छी हंटिंग हो रही है, लेकिन असली शिकार तो हमारे कैस्टरली रॉक में होता है। वो बातों बातों में पूछता है कि क्या तुम पहले कभी कैस्टरली रॉक आई हो, और रेनारा बताती है कि हाँ, जब मैं छोटी थी तो अपनी माँ के साथ वहाँ आई थी, बट मुझे कुछ याद नहीं है। ये लोग लैनिस्पोर्ट की बनी हुई वाइन भी पीते हैं और बातों बातों में ये जो जेसन लैनिस्टर है कुछ ज़्यादा बोल जाता है। वो कहता है कि भाई हमारे पास सब कुछ है लेकिन ड्रैगन पिट नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ड्रैगन पिट बना सकता हूँ और तुम मेरी क्वीन बन सकती हो या फिर लेडी वाइफ बन सकती हो। रेनारा को ये बातें अच्छी नहीं लगती और वो उसको उसका वाइन का ग्लास पकड़ा कर वहाँ से चली जाती है। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। इसके बाद वो राजा विसरस से मिलती है। यहाँ हॉल में बहुत सारे लोग हैं और सब लोग राजा विसरस के साथ होने वाली रेनेरा की पर्सनल बातचीत को सुनते हैं। दोनों ही काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं। वो कहता है कि तुम जब से बड़ी हुई हो मेरे पास वेस्टरॉस के अलग अलग हिस्सों से लेटर आते हैं और हर कोई तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता भेज रहा है। मैं कब तक तुम्हारे लिए आने वाले इन रिश्तों से इनकार करता रहूं, और तुम्हें कभी तो अपना साथी चुनना ही होगा। रेनारा मानती है कि मेरे पीछे इस तरह से आप जेसन लैनिस्टर को मत लगाइए या फिर और लड़कों को मत लगाइए, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मगर राजा का कहना है कि भाई तुम चाहो या ना चाहो ये काम तो होकर रहेगा, क्योंकि मैं भी दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, मगर एक राजा होने के नाते मैंने अपने कर्तव्य को समझा और शादी की, अपना परिवार आगे बढ़ा रहा हूँ और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। मामला थोड़ा गर्म हो जाता है। ऐसे में ऑटो हाईटावर इनकी बातचीत को रोकता है और राजा को बताता है कि हमने एक सफ़ेद बारहसिंगा देखा है। इस बात को अच्छी खबर की तरह लिया जाता है। कहा जाता है वेस्टरॉस में जब टारगेरियंस नहीं आए थे अपने ड्रैगन्स के साथ, तब यहाँ पर बारहसिंगे का ही राज था। यानी वाइट स्टैग वेस्टरॉस के पुराने रूलर्स का सिंबल हुआ करता था। तो वाइट स्टैग का इन जंगलों में तब पाया जाना जब राजा खुद शिकार पर निकला है, वो भी अपने बेटे के दूसरे बर्थडे के मौके पर। ऐसे में इस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिवली लिया जा रहा है और ऑटो राजा के दिमाग में इस बात को डालने की कोशिश करता है, इस वाइट स्टैग को मारकर हम इस दिन को और लकी बना सकते हैं। जेसन लैनिस्टर आगे बढ़ते हैं और राजा को एक स्पेयर देते हैं। कहते हैं कि आप इसी स्पेयर का इस्तेमाल करिएगा स्टैग को मारने में। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं प्रिंसेस रेनेरा से शादी कर कर बहुत खुश होऊंगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा कि भले ही वो रानी नहीं बन पाई लेकिन एक अच्छी जगह की लेडी तो बन सकी। किंग वेसेरस को ये बात अच्छी नहीं लगती। उनका कहना है कि भाई तुम्हारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो रेनेरा है वो रानी नहीं बनेगी। तुम्हें पता है ना कि वो मेरी उत्तराधिकारी है। मैंने बस ऐसे ही जोश जोश में उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाया। मैं मानता हूँ कि वो रानी बनने के लायक है। वो जेसन लैनिस्टर को चुप करा देता है
इस बात को लेकर भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि आम जनता को ऐसा लग रहा है कि रेनेरा राजगद्दी पर बैठने लायक नहीं है। थोड़ी देर में ही राजा के पास उसका हैंड ऑफ द किंग यानी हाई टावर आ जाता है और फिर से इधर उधर की बातें करने लगता है, उसके दिमाग में आइडियाज़ डालने लगता है। कहता है कि लैनिस्टर का जो प्रपोजल है रेनेरा को लेकर वो अच्छा है। उसका मानना है कि किंग वेसेरस को अपनी बेटी को कमांड देनी चाहिए, उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। मगर राजा वेसेरस को ऐसा नहीं लगता। वो मानते हैं कि उनकी बेटी भले ही उनकी बात ना माने लेकिन खुश रहे और वो उसे किसी तरह की कमांड नहीं देना चाहते। अब हैंड ऑफ द किंग ने उसी तरह की सलाह दी है अपने राजा को जैसा वो खुद अपनी बेटी के साथ करते हैं। हमने पिछले एपिसोड्स में देखा है कि एलिसेंट राजा वेसेरस से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन वो अपने बाप से इतना ज़्यादा डरती थी कि कुछ कह ही नहीं सकी। ऑटो हाईटावर राजा को कहते हैं कि कैस्टरली रॉक तो बहुत दूर है, हमारे पास रेनेरा के लिए एक ऑप्शन और है जो काफ़ी करीब है। वो बात कर रहा है प्रिंस एगॉन की, यानी रेनेरा के हाफ ब्रदर की, जो अभी सिर्फ 2 साल का है। राजा इस बात पर हंसने लगता है, जैसे कह रहा हो कि ये किस तरह का आइडिया है, वो 2 साल का बच्चा है और रेनेरा से मैं उसकी शादी करूंगा। रेनेरा की उम्र 17 साल है। ऑटो हाईटावर का कहना है कि भले ही आइडिया आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन ये रिश्ता करके आप हाउस टारगेरियन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि उनके बीच बन रही उनके रिश्ते टूट रहे हैं, इस तरह की सारी गॉसिप्स पर विराम लग जाएगा। राजा विसरस इस बात पर चिढ़ जाते हैं और उनका कहना है कि मैं यहाँ पर शिकार के लिए आया हूँ, ये सारी पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं। लेकिन विसरस को कोई छोड़ने के लिए राजी ही नहीं है। उनके सामने लॉर्ड स्ट्रॉन्ग पहुँचते हैं जो कि मास्टर ऑफ लॉज हैं। वो भी राजा के सामने एक ऑप्शन रखते हैं। पहले तो किंग विसरस को लगता है कि ये लॉर्ड भी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं, लेकिन इस लॉर्ड का कहना है कि ऐसा नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी का रिश्ता लेनोर वेलेरियन से तय कर दें, यानी कॉर्लिस वेलेरियन के बेटे से। मास्टर ऑफ लॉज कहते हैं कि मैंने आपको पहले भी यही सलाह दी थी। पिछले एपिसोड में मास्टर ऑफ लॉज ने राजा को कहा था कि आप रेनिस और कॉर्लिस की बेटी से शादी कर लीजिए। हालांकि वो बच्ची बहुत छोटी थी और राजा ने इसी वजह से वो रिश्ता करने से इनकार कर दिया, और एक वजह ये भी थी कि उन्हें एलिसेंट अच्छी लगने लगी थी। उस वक्त लॉर्ड स्ट्रॉन्ग का कहना था कि अगर आप कॉर्लिस के साथ अपनी रिश्तेदारी मजबूत कर लेते हैं तो इससे आपकी पोजीशन और ज़्यादा मजबूत होगी। मैं इस वक्त भी अपनी यही रीजनिंग दूंगा कि आप रेनेरा की शादी कॉर्लिस के बेटे से कर दीजिए, ताकि राजगद्दी और पैसा इन दोनों के बीच जो रिश्ता है वो मजबूत हो जाए। याद दिला देती हूँ कि कॉर्लिस की पत्नी यानी रेनिस खुद एक टारगेरियन है, मतलब उनके बेटे लेनोर वेलेरियन की रगों में प्योर वेलेरियन ब्लड बह रहा है, तो उनका रिश्ता रेनेरा के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसके बाद हमें रेनेरा को दिखाया जाता है जो नाराज होकर इस कैंप से कहीं भाग गई थी, और उसका पीछा करते करते सर क्रिस्टन कोल भी आ गए थे। उन्होंने रेनेरा को सही वक्त पर रोक लिया था, उसके घोड़े को काबू में कर लिया था, और अब वो रेनेरा के साथ ही जंगलों में घूम रहे हैं क्योंकि रेनेरा वापस नहीं जाना चाहती। सर क्रिस्टन को रेनेरा ने खुद हायर किया था बतौर किंग्स गार्ड, और वो रेनेरा की सुरक्षा के लिए भी चुने गए हैं। मैं इनसाइड द एपिसोड देख रही थी तो उसमें डायरेक्टर और सर क्रिस्टन के जो एक्टर हैं वो खुद कह रहे थे कि सर क्रिस्टन रेनेरा के रक्षक हैं, मतलब ये कि वो उसे अकेले जंगलों में छोड़कर नहीं जा सकते। रेनेरा बातों बातों में पूछती है कि क्या लोग मुझे एक रानी के तौर पर स्वीकार करेंगे, और वो रेनेरा के डाउट्स दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक अटैक होता है, एक वाइल्ड पिग यहाँ पर आ जाता है। सर क्रिस्टन कोल उस पर अपने खंजर से हमला करते हैं और फिर इसका काम तमाम करती है रेनेरा खुद। यही रेनेरा जो थोड़ी देर पहले अपने पिता को कह रही थी कि मैं मरते हुए जानवर की आवाज़ सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन जब मौका आया और ज़रूरत पड़ी तो वो किसी भी खून खराबे से पीछे नहीं हटी, बल्कि उसमें कुछ ज़्यादा ही पैशनेटली इन्वॉल्व हो गई। वहीं राजा विसरस बहुत बड़ी आग के सामने खड़े हुए हैं और शराब के नशे में डूबे हुए हैं। उनकी पत्नी क्वीन एलिसेंट यहाँ आती है। ये लोग रेनेरा को लेकर बात करते हैं। उनका कहना है कि रेनेरा सुरक्षित होगी क्योंकि सर कोल उसके पीछे पीछे गए थे। राजा यहाँ पर अपनी पत्नी के सामने डाउट्स रखता है। राजा को लगता है कि कहीं मैंने रेनेरा को उत्तराधिकारी बनाकर गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि सालों पहले मैंने एक सपना देखा था कि मेरा बेटा ताज पहनेगा और मेरी जगह लेगा, लेकिन वो सपना कभी सच नहीं हो सका। मैंने सोचा नहीं था कि मैं दूसरी शादी करूँगा और मुझे दूसरी ज़िंदगी मिलेगी और सच में मेरा बेटा पैदा होगा। कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी रेनेरा को चुनकर।
राजा का कहना है कि मैं बेटा पाने की चाहत में इतना ज़्यादा मशगूल था कि मेरी वजह से रेनेरा की माँ की मौत हो गई और शायद रेनेरा को उसी गम से उबारने के लिए मैंने उसे उत्तराधिकारी बनाया। बेसिकली राजा इस बात को लेकर, अपने फैसले को लेकर डाउटफुल है। अगले दिन किंग विसेरस के सामने एक और परेशानी खड़ी है। जिस सफ़ेद बारासिंगा की ये सब लोग बात कर रहे थे वो एक्चुअली सफ़ेद नहीं है, ब्राउन है। ऑटो हाईटावर ने कहा था कि हमें सफ़ेद बारासिंगा दिखा है और जब हम उसकी बलि देंगे तो उससे हमें काफ़ी लक मिलेगा, एगॉन को काफ़ी लक मिलेगा। लेकिन लग रहा है ऐसा नहीं होगा। राजा थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी नज़र आता है, मगर फिर भी जेसन लैनिस्टर की दी हुई स्पीयर का इस्तेमाल करता है और बारासिंगा को मारने की कोशिश करता है, मगर इतनी आसानी से ये काम पूरा नहीं हो पाता। ये बारासिंगा तड़पने लगता है, निशाना क्योंकि सही नहीं लगा है और वो मर भी नहीं पाया है, बहुत ज़ोर से चीख रहा है। थोड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन यहाँ पर राजा के लिए क्रिएट हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि राजा कमज़ोर है और आसानी से एक जानवर को भी नहीं मार पा रहा, बल्कि वो जानवर जो बंधा हुआ है। थोड़ी सी मदद के साथ राजा इस बारासिंगा का काम तमाम कर देता है। लोग राजा के लिए ताली बजाते हैं और ये जो ताली है वो काफ़ी शर्मिंदगी वाली ताली लग रही थी कि जैसे इनको बुरा लग रहा हो कि चलो कोई बात नहीं, आपने पार्टिसिपेट तो किया, भले ही फर्स्ट नहीं आए। ये लोग रॉयल हंटिंग के बाद वापस किंग्स लैंडिंग आ चुके हैं। हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाईटावर अपनी बेटी और क्वीन एलिसेंट से अकेले में बातचीत करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें राजा के दिमाग में इस आइडिया को डालना चाहिए कि तुम्हारा बेटा यानी मेरा पोता राजगद्दी पर बैठेगा, ना कि रेनेरा। उसका कहना है कि अगर रेनेरा रानी बनी तो रेल्म में एक तरह से दंगे फसाद हो जाएंगे और कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालांकि क्वीन एलिसेंट ऐसा नहीं मानती और उन्हें लगता है कि रेनेरा काफ़ी अच्छी रानी साबित होंगी। क्वीन एलिसेंट राजा से मिलने के लिए जाती हैं, लेकिन अपने पिता की कही हुई बातें यहाँ पर सामने नहीं रखती, बल्कि हमें ये समझ में आता है कि एलिसेंट काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही है। वो रेनेरा की साइड लेती है, उसका सपोर्ट करती है और राजा को सही सलाह देती है। उसे ये भी कहती है कि तुम्हें अपने भाई डेमन की जंग का हिस्सा बनना चाहिए और स्टेप स्टोन्स पर जो कुछ हो रहा है उस पर विराम लगाना चाहिए। राजा का कहना है कि भाई मुझसे तो किसी तरह की मदद मांगी नहीं जा रही और एक तरह से मेरे विल के अगेंस्ट जाकर डेमन ने कॉर्लिस के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है और वो लोग खुद ही क्रैब फीडर्स से पंगे ले रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा था ये करने के लिए। लेकिन क्वीन एलिसेंट का कहना है कि भाई आपके लोगों के लिए तो यही अच्छा होगा ना कि क्रैब फीडर मारा जाए, क्योंकि जो भी वो नुकसान कर रहा है उससे तो वेस्टरॉस के लोगों का भी नुकसान हो रहा है ना। इसके ठीक बाद किंग विसेरस स्मॉल काउंसिल की मीटिंग में नजर आते हैं और अपने भाई को मदद भेजने के लिए कुछ लोगों को पैगाम दे रहे हैं। यहाँ पर रेनेरा भी है। उसकी फाइनली अपने पिता से अकेले में बातचीत होती है। वो अपने डाउट्स अपने पिता के सामने रखती है कि भाई आप तो मेरी शादी करके मुझे कैस्टरली रॉक भेजने के बारे में सोच रहे हैं, जबकि मैं तो ये समझ रही थी कि मैं रानी बनूंगी। आपको तो आखिरकार वो मिल ही गया ना जो आप चाहते थे, आपके पास अब आपका बेटा है। राजा उसे समझाता है कि भले ही अब मेरे पास बेटा है और आगे शायद और भी बच्चे होंगे, लेकिन राजगद्दी पर तुम ही बैठोगी। वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था और मैं तुम्हें भी बहुत चाहता हूँ। मैंने तुमसे जो वादा किया है सारे लॉर्ड्स के सामने और मैंने जो आदेश दिया है कि भाई तुम मेरी उत्तराधिकारी हो, तो वो बात इधर से उधर नहीं होगी, वो फैसला डगमगाएगा नहीं और तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, टेंशन फ्री रहो और तुम ही क्वीन बनोगी। राजा कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी हो जाए ताकि तुम्हारा अपना परिवार हो, ताकि तुम खुश रह सको। फिर वो उसे ये भी कहता है कि भाई तुम जिससे चाहे उससे शादी कर सकती हो, मैं अब तुम्हारे आगे कोई रिश्ता लेकर नहीं आऊँगा। बेसिकली राजा सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहता है। चलते हैं डेमन के स्मॉल काउंसिल में। यहाँ पर लॉर्ड कॉर्लिस के साथ और भी लोग मौजूद हैं। हम उनके भाई को देखेंगे, उनके बेटे को देखेंगे, वही बेटा जिसके रिश्ते की बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी रेनेरा के साथ। ये लोग मिलकर कुछ प्लान बना रहे हैं। इनका कहना है कि क्रैब फीडर अपने लोगों के साथ केव्स में छुपा हुआ है, जिस वजह से हम उसको मार नहीं पा रहे। ऐसे में उसके सामने हमें किसी तरह का चारा फेंकना होगा जिससे वो केव से बाहर निकल कर आए और तब हम उसे निशाना बनाएंगे। ये लोग सोच रहे हैं कि कौन चारा बनने के लिए राजी होगा। लेनोर वेलेरियन का कहना है कि इस काम के लिए डेमन परफेक्ट रहेगा। तभी एंट्री होती है डेमन की और उसे मैसेज दिया जाता है राजा का। बताया जाता है कि राजा कुछ शिप्स भेज रहे हैं मदद के लिए, कुछ लोग भेज रहे हैं और विसेरस इस लेटर को पढ़कर गुस्से में आ जाता है और मैसेंजर को ही पीट देता है।
विसरिस के चेहरे पर मौजूद एक्सप्रेशंस को देखकर लगता है कि उसे अपने भाई की मदद नहीं चाहिए और वो एक वन मैन आर्मी की तरह ही लड़ना चाहता है। अगले सीन में हमें ये बात नज़र भी आती है। वो खुद चारा बनकर स्टेपस्टोन्स की केव्स के सामने जा पहुंचता है। वो एक सफ़ेद झंडा भी फहराता है, जैसे कह रहा हो कि भाई मैंने हार मान ली है, अब शांति चाहता हूँ। अपनी तलवार निकाल कर सामने रख देता है और फिर धीरे धीरे करके क्रैब फीडर के लोग केव से बाहर आते हैं। मौका मिलते ही डेमन एक खंजर का इस्तेमाल करता है और क्रैब फीडर के एक साथी को मारता है। फिर जैसे वो किलिंग मशीन बन जाता है, अपनी तलवार और खंजर सबका इस्तेमाल करते हुए एक एक करके करीब 20-25 लोगों को तो वो ऐसे ही मार देता है, शायद 5 सेकंड के अंदर। फिर वो भागते हुए गुफाओं की तरफ जाने की कोशिश करता है ताकि क्रैब फीडर को पकड़ सके, लेकिन ऊपर से इस पर तीर बरसाए जाते हैं। इत्तेफाक से एक भी तीर डेमन को नहीं लगता, मतलब लगते हैं तीर एक आध, लेकिन बहुत बाद में जाकर। थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इतने सारे लोग तीर चला रहे हैं, कुछ तो तीर लगने चाहिए, थोड़ी बहुत तो चोट आनी चाहिए। सब कुछ एंड में होता है, एंड में जाकर उसे तीर लगते हैं और वो ऑफकोर्स मरता नहीं है, क्योंकि अब इस कहानी का हीरो है या विलन ये क्लियर नहीं है फिलहाल। जो भी है स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट है तो मरेगा नहीं। आप ये समझ सकते हैं कि डेमन अपने दिल की करने वाला इंसान है। उससे जो आइडिया दिया गया उसे पसंद आया, तो अपनी जान की परवाह किए बिना बस कूद गया मैदान में। और क्योंकि वो डरता नहीं है शायद इसीलिए वो इतना खतरनाक है। तो डेमन के आसपास क्रैब फीडर के लोगों ने घेरा लगा लिया है और तभी लॉर्ड कॉर्लिस के सोल्जर्स यहाँ पहुँच जाते हैं। इनफैक्ट आसमान में हमें ड्रैगन भी नजर आता है। ये ड्रैगन कोई और राइड कर रहा है। कौन? लॉर्ड कॉर्लिस का बेटा लेनोर वेलेरियन। जी हाँ, ये ड्रैगन राइडर है क्योंकि इसकी माँ रेनिस टारगेरियन है और वो भी ड्रैगन राइडर थी। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में कॉर्लिस वेलेरियन इस बात का रोना रो रहे थे कि उनको टारगेरियंस जितनी इज्जत नहीं मिलती क्योंकि ये लोग ड्रैगन राइडर नहीं हैं, लेकिन उनका खुद का बेटा ड्रैगन उड़ा सकता है और ड्रैगन के साथ उसका कनेक्शन है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है रेनेरा और लेनोर के लिए। मुझे तो लग रहा है कि अगर इनका रिश्ता होगा तो शायद पॉजिटिव हो। तो लेनोर का ड्रैगन यहाँ पर मौजूद दुश्मनों का खात्मा कर देता है, यहाँ मौजूद सब कुछ जला देता है, तहस नहस कर देता है। डेमन को मौका मिलता है और वो गुफा के अंदर जाता है, क्रैब फीडर को मार कर उसकी आधी कटी हुई बॉडी बाहर लेकर आता है। आसपास चिंगारियां हैं, आसमान में ड्रैगन है, डेमन खुद खून से लथपथ है। इन लोगों ने क्रैब फीडर पर फतेह पा ली है और साथ ही खत्म हो जाता है ये एपिसोड। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स के जरिए ज़रूर पूछिए। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।